नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। आज नतीजे आ गए महाराष्ट्र झारखंड के, ऐसे नतीजे जो काफी चौंका देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, महाविकास अघाड़ी की सरकार नहीं बनने वाली है, ये बहुत से एग्जिट पोल ने पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी। मैंने आपको बताया था, लोक पोल और दैनिक भास्कर के अलावा ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने ये दावा किया कि सरकार जो है वो महायुति की बनने वाली है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र की टेंशन बढ़ाने वाली, भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ाने वाली अगर कोई खबर है तो वो ये है कि जिस तरीके से महायुति सरकार को जोरदार झटका लगा है। अब झटका, अब आप सोचेंगे सरकार बनाने में सफल हुए हैं, झटका किस बात का लगा है? तो झटका दोस्तों इस बात का लगा है क्योंकि अब महायुति सरकार के जो दो गठबंधन साथी एनसीपी और शिवसेना है, यानी अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उसे इतने सीट तो मिले हैं कि वो अपने पार्टी को इस्टेब्लिश कर सके, लेकिन इतनी सीट्स भी नहीं मिले हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सरपास कर सके। यानी लोग लिख भी रहे हैं, खासतौर पर पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि आखिर ये अंक गणित कैसा बैठा है। आखिर कैसे इन लोगों को इतनी तो सीटें मिल गई है कि ये सरकार बना सके, लेकिन बीजेपी से अधिक सीटें नहीं मिली है। तो जनता ने क्या सोचकर ये गणित लगाया है? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। अब ऐसे में दोस्तों, ईवीएम को दोष दे लो या कुछ भी दोष दे लो, सच्चाई तो यही है कि इस वक्त महायुति ने अपनी सरकार बना ली है। लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहा है क्योंकि एनसीपी अजीत पवार वाली और शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली, उनके बीच में सामंजस्य नहीं बैठता है। तो कुछ लोग ये अफवाहें उड़ा रहे हैं कि हो सकता है वो पार्टी छोड़ के महाविकास अघाड़ी में शामिल हो जाए। अब ये तो कहने वाली बातें हैं दोस्तों, लेकिन अभी समझौते होते रहेंगे। यही बात हम जो है चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार के लिए कब से कह रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है और झूठा दिलासा चैनल के माध्यम से मैं आपको देना नहीं चाहती हूँ। मैं इस चैनल के माध्यम से केवल और केवल आपको सत्य परोसना चाहती हूँ, कोई मनगढ़ंत कहानी व्यूज बटोरने के लिए बिल्कुल भी नहीं देना चाहती। तो और इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आपको सच्ची खबरें मिले। तो दोस्तों, आपको बता दूं, फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि दोनों तोड़ने वाले हैं। नाराजगी होगी, मनमुटाव होगा, दोनों को समझाया जाएगा। और समझाने से ज्यादा दिलचस्प है कि दोनों ही गुट जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ इस समय गठबंधन में है, तो वो ज्यादा ऑफर मांगेंगे, वो अपना पैर पसारेंगे कि हम अब सरकार से आपकी खींच सकते हैं अगर आप हमें ये नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही में खींच लेंगे, केवल बातें होती है, केवल जो है समझौते वाली राजनीति होती है, और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो खैर, ये तो एक महाराष्ट्र की एक झलक है। और वही झारखंड की बात करूं तो झारखंड में और दिलचस्प नतीजे आए हैं। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजों से हटकर आज आपको मैं बताने वाली हूं कि कैसे इंडिया हार कर भी जीत गया। दरअसल मैं बात प्रियंका गांधी वाड्रा की कर रही हूँ। प्रियंका गांधी वाड्रा, आपको पता है कि उपचुनाव, क्योंकि वायनाड से राहुल गांधी हट गए हैं, सांसद उत्तर प्रदेश में से बने हैं और वायनाड की सीट उनकी खाली हुई, तो मैदान में प्रियंका गांधी वाड्रा थी। और आपको जानकर आश्चर्य भी होगा और समर्थकों को खुशी भी होगी कि प्रियंका गांधी वाड्रा काफी लीड से जीती है। और ये लीड जो है प्रधानमंत्री मोदी की लीड से कई गुना ज्यादा है, यानी जीत जो है उसे ऐतिहासिक बम्पर जीत बताई जा रही है। और यही कारण है कि हारने के बावजूद भी इंडिया गठबंधन एक तरीके से, एक लिहाज से जीता है। लेकिन अगर मुख्य रूप से महाराष्ट्र की बात करें, बहुत लोग कह रहे हैं एग्जिट पोल्स के विपरीत आया, लेकिन एग्जिट पोल तो सारे यही प्रेडिक्ट कर रहे थे कि महायुति सरकार बनेगी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन से एग्जिट पोल्स की बात कर रहे हैं पत्रकार विशेषज्ञ। और तो और बहुत से पत्रकारों ने यह भी कहा था कि खरीद फरोख्त का सिलसिला शुरू हो गया, इतनी सीटें खरीदी गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अगर मशीन पर आरोप लगाए जा रहे हैं तो आखिर जो विपक्ष है वो क्यों मशीन के सारे चुनाव होने भी देती है? या तो विपक्ष जानबूझकर होने देती है कि चलो मशीन के सारे कर लो, और हार जाएंगे तो मशीन पर आरोप लगा देंगे, जीत जाएंगे तो अपना मैनिफेस्टो दिखा के जनता को लुभा लेंगे। ये भी कर सकती है विपक्ष। देखिए, मैं विपक्ष पर इसलिए आज सवाल उठा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि विपक्ष से भी पूछना जरूरी है कि आखिर वो क्यों ईवीएम से चुनाव होने दे रही है। आप बार बार शिकायत कर रहे हैं, आप बार बार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप ईवीएम से चुनाव आखिरकार क्यों होने दे रहे हैं इतना सब कुछ होने के बावजूद? इस वक्त का सबसे बड़ा बर्निंग सेंसेशन और सवाल जो है वो यही है, बर्निंग क्वेश्चन यही है कि आखिर इतने ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, बावजूद इसके ईवीएम से चुनाव क्यों करने दिए जा रहे हैं? तो आपको क्यों लगता है दोस्तों, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या विपक्ष भी ईवीएम को लेकर राजनीति करे? और अगर राजनीति नहीं कर रही और कांग्रेस सही है इस पूरे मुद्दे को लेकर, तो कांग्रेस को जो है ईवीएम को बिल्कुल बॉयकॉट कर देना चाहिए और
कहने में नहीं बल्कि प्रैक्टिकली भी कह देना चाहिए कि जहां से ईवीएम से चुनाव होगा वहां कांग्रेस नहीं लड़ेगी, मतलब ये चीज बोलनी चाहिए ताकि जनता सपोर्ट में आए, मोबिलाइज करे। लेकिन बहुत बड़े स्केल पे ईवीएम का मुद्दा उस तरीके से नहीं उठाया गया जितना आम आदमी बुच का मुद्दा उठाया गया, अडानी का उठाया गया। इतने ही तर्ज पर ईवीएम का मुद्दा उठाया जाता है तो चुनाव में बहुत बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में भी यही दिखा, महाराष्ट्र में भी दिखा। अब हो सकता है आगे आने वाले बहुत से राज्यों में बीजेपी अपना विस्तार कर ले, और अगर ऐसा होता है तो मोनोपोली हो जाएगी। तो एक सरकार अपनी सभी राज्यों में जो है विस्तार कर लेगी सरकार को। कहने का मतलब है दोस्तों, आप खुद सोचिए कि जब हम जो है क्रॉनिक कैपिटलिज्म की बात करते हैं, यानी एक बिजनेसमैन या एक शेयर होल्डर, एक स्टेक्स पर्सन पूरे की पूरी मार्केट को डोमिनेट कर रहा है, तो यही चीज जो है वो राजनीति में भी होगी, यही चीज जो है एक पार्टी में भी होगी। और अगर एक ही पार्टी पूरे राज्यों में अगर अपना विस्तार कर लेती है तो सोचिए कितना भयावह स्थिति हो जाएगी। भयावह इसलिए हो जाएगी क्योंकि कहने के लिए ही लोकतंत्र रह जाएगा, और लोकतंत्र में अगर इस तरीके से एक पार्टी का डोमिनेंस हो जाएगा तो वो पार्टी अपनी मोनोपोली के साथ मनमर्जी भी कर सकती है, और इसके रिजल्ट्स जो है वो कोई शॉर्ट टर्म में नहीं बल्कि बहुत लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो आज के जो नतीजे हैं उनसे जो है सबक तो जाहिर तौर पर विपक्ष को लेने ही चाहिए, और बहुत सी ऐसी बातें हैं। लेकिन सबसे बड़ा आप सोचिए कि अगर इसका लॉन्ग टर्म दूरगामी कितना दुष्परिणाम होने वाला है उसको बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा परिस्थिति में अभी चुनाव हो गए, नतीजे हो गए, एग्जिट पोल पर सबने चर्चा कर ली। हालांकि मैं फिर बता दूं, एग्जिट पोल का उदाहरण देकर आप कह रहे हैं कि नहीं सारे एग्जिट पोल महाविकास आघाड़ी को कहते हैं, लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि केवल दैनिक भास्कर और लोकपोल पहले बहुत क्रेडिबल हुआ करता था। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे उसने प्रेडिक्शन किए, बहुत सारे उसके प्रेडिक्शन जो है, चाहे वो हरियाणा को लेकर हो, चाहे अभी को लेकर हो, गलत साबित हो रहे हैं। हाँ, कर्नाटक वाले जो प्रेडिक्शन था वो लोकपोल का सही साबित हुआ था। इसके अलावा बहुत से प्रेडिक्शन जो है वो गलत साबित हो रहे हैं, जो बताता है कि क्रेडिबिलिटी अगर उसकी लूज हो रही है तो हम ये नहीं सारा वो दोष मर सकते कि नहीं इसकी वजह से या इस एग्जिट पोल ने तो ये बताया था, क्योंकि मोस्टली जो मैंने आपको चाणक्य जो है उसका बताया था, और बहुत से उसका बताया था रेफरेंस देकर, और सभी जो है महाविकास अघाड़ी की ही बात कर रहे थे। तो अभी एग्जिट पोल पर सब कुछ डाल देना ये सही नहीं है, बल्कि अपने जो है वो देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप ईवीएम को लेकर इतना बड़ा इशू बोल रहे हैं तो इसे प्रैक्टिकली भी करें ताकि लोगों में ज्यादा वो चीज आए। जैसे संविधान को लेकर मुद्दा उठाया जा रहा है, जाति जनगणना को लेकर उठाया जा रहा है, तो आखिर इस मुद्दे को ज्यादा लार्ज स्केल पे क्यों नहीं किया जा रहा है? और अगर किया जा रहा है तो फिर भी आप ईवीएम के थ्रू ही वो जो है चुनाव में शामिल हो रहे हैं, तो फिर तो ये हिपोक्रेसी हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा परिणाम से रिलेटेड जो कुछ भी था, जो भी रिजल्ट से रिलेटेड जो कुछ भी विश्लेषण मुझे लगा कि विश्लेषण आप तक पहुंचना चाहिए, वो मैंने बताया। आपकी क्या राय है पूरे मुद्दे पे, और चुनाव के नतीजों से आप कितने सहमत है? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।